नमस्कार, मैं उमा शंकर कुमार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे, किस विषय पे चर्चा करेंगे। हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जो ये सभ्यता था, इसमें समाज कैसे थे, उनकी जो अर्थव्यवस्था का ताकत होता है वो उनका क्या ताकत था। उसके बाद देखेंगे कि इसके बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया। उसके साथ हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला था, उनके संपूर्ण क्षेत्रफल देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका पतन जो है कैसे होता है। तो हम इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे बारी बारी से। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात, तो उस समय इसके साथ अगर विश्व का बात करें तो 4 सभ्यताएं थी जो इनके साथ विकसित हो रही थी। देखिए, बारी बारी से बताते हैं कि कौन कौन जो 4 सभ्यता था वो कौन कौन सा सभ्यता था। पहला है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। तीसरा है चीन की सभ्यता। और चौथा कौन सा है? भारत, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, ये जो चारों सभ्यता है, इसकी खूबी क्या था। ये चारों सभ्यताएं जो थे वो नदी घाट के किनारे ही बसे थे और विकसित हुए थे वहीं पे। अब क्या रीजन था, तो हम बताते हैं कि आखिर रीजन क्या रहा होगा कि जो सभ्यताएं चारों थे ये नदी घाटी के किनारे ही मौजूद थे। तो कारण आपका देखिए क्या हो सकता है। एक तो कारण आपका हो सकता है कि परिवहन। आप जानते हैं कि अगर शहर बसाना है तो परिवहन कितना जरूरी है। कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरी जगह ले आना, तो इसकी जो आवश्यकता है वो एक पानी नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि पहले ज़्यादा भी जो भी व्यापार होता था वो ज़्यादा नदी के किनारे, मतलब नदी के माध्यम से ही होता था। उसके बाद ये भी रीजन हो सकता है कि जीने के लिए पानी का आवश्यकता है। उस टाइम तो उतना विकसित नहीं था, उतना मतलब जो अभी माध्यम है, कल है, जो भी है वो तो नहीं हो रहा होगा। तो उस टाइम पानी के लिए भी व्यवस्था होगा। उसके साथ आपका कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण, उस टाइम में कृषि चरम सीमा पे था। मतलब कृषि इनका बहुत ही मुख्य आधार था जीने का। तो ये उसके लिए नदी बहुत जरूरी है, जिसके कारण जो ये सभ्यताएं हैं वो ज़्यादा नदी घाटी के किनारे ही विकसित हो रहे थे। तो ये रीजन आपको पता हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। तो उससे पहले बात कर ले कि जो सभ्यताएं चारों थे ये किस किस नदी पे बसे थे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। ये जो सभ्यता विकसित हुई थी आपका दजला एवं फरात। दजला एवं फरात, ये नदी किनारे ये विकसित हुआ था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद जानते हैं मिस्र की सभ्यता। ये किस नदी किनारे बसा था, कहां पे विकसित हुआ था? तो आपका नील नदी के किनारे था। उसके बाद चीन की सभ्यता जो था ये किस नदी पे था? तो आपका हांगहो नदी। हांगहो नदी पे ये बसा था चीन की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता तो आप जानते होंगे कि क्या हो सकता है आपका सिंधु नदी।
सिंधु नदी के किनारे ही भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे विकसित हुआ था। और आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सभ्यताओं में से एक सभ्यता माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतनी बात हो गई। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम किसने पता लगाया। तो थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर ले, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया। तो आपका 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने ही सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया, लेकिन इनको पूर्ण रूप से खोजकर्ता नहीं माना जाता है। इनको बस इतना प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी जानकारी किसने प्राप्त की। तो चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1851-53 के आसपास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम थे जिन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वेक्षण किया, पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किया। और उसके बाद एक मानचित्र 1856 के आसपास में 1856 के आसपास में एक मानचित्र बनाया कि जो ये सभ्यता है ये इस टाइप का सभ्यता है। तो इन्होंने बस इतना ही जानकारी दी है अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद 1861 में एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट कर लीजिएगा। 1861 ईस्वी में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग की स्थापना किए। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसी कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। किनको माना जाता है जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में आ गया। इन्होंने 1861 में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था, जिसके कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो जो नोट पॉइंट बन रहे हैं आप लोग नोट पॉइंट करते जाएंगे। बाकी हम अंत में सारे बिंदुओं पे बारी बारी से बात करेंगे। आपको जो भी नोट पॉइंट बन रहे हैं उनको हम बाद में बताएंगे। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद देखिए एक और नोट पॉइंट 1853 से 56 के आसपास में। आप जानते हैं कि पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाया गया था। तो 1853 में, जो आपका थाने से, मुंबई से थाने के बीच चला था, तो आपको पता होगा। उसी टाइम में कराची से, देखिए कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन ट्रैक बिछाया जा रहा था। ये किनके नेतृत्व में बिछाया जा रहा था। तो हम बताते हैं, इतिहास में उनका नाम आता है बर्टन बंधु। ये दो भाई थे, इंजीनियर थे, जिनके नेतृत्व में आपका रेलवे लाइन ट्रैक बिछाया जा रहा था। ऐसे होता है, आप जानते हैं रेलवे लाइन। उसी के बीच एक टीला मिल गया। वो टीला किसका था। हड़प्पा सभ्यता का ही। तो जब बिछाया जा रहा था, उनका नाम ले लेते। दोनों भाई का नाम क्या था। एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरा नाम था विलियम बर्टन। इन्हीं के नेतृत्व में जो रेलवे लाइन है बिछाया जा रहा था। उसी के बीच जो मजदूर थे, इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कराया, जिसके कारण कुछ यहाँ से ईंटें प्राप्त हुए। और वही ईंटें जाकर इसमें प्रयोग में लाया गया। आप जानते हैं कि यहाँ पे कंकड़ ईंटा की आवश्यकता होता है। तो यहाँ से खुदवा करके ईंटा का प्रयोग किया गया आपका रेलवे लाइन में। लेकिन उस टाइम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। बस इतना ही मिलता है, कुछ ईंटा निकाला जाता है
जो जो ईंटा था वो हड़प्पा सभ्यता का टीला में से ईंटा था। तो ये बात हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल कहाँ तक विस्तारित था। तो इसके बाद हम इसको क्लियर कर ले, उसके बाद हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका क्षेत्रफल के बारे में। इसका देखेंगे कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ के जरिए देखते हैं। देखिए, सॉरी देखिए सबसे उत्तरी जो दिशा था, उत्तर तक था, कहां तक फैला था आपका? मांडा, एक जगह है मांडा। मांडा कहां पे है? अखनूर जिला। जो जिला है अखनूर जिला कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। मांडा एक जगह है जो अखनूर जिला में पड़ता है और जो ये जिला है वो जम्मू कश्मीर में। इसको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। और जो मांडा है ये किस नदी किनारे बसा था? तो चिनाब नदी। आप नाम सुने होंगे, चिनाब नदी। आप लोग नोट पॉइंट करते जाइएगा, जो नोट पॉइंट बन रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब नोट पॉइंट है, तो इसको नोट करते जाना है। और उससे पहले हम देख लेते पहले लंबाई चौड़ाई। देखिए अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए दूरी तो आपका लगभग कितना था? 1400 किलोमीटर। और लंबाई देखा जाए तो कितना था? 1600 किलोमीटर। हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में, उससे पहले हम देख लेते हैं। तो आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया मांडा, चिनाब नदी किनारे। उसके बाद दक्षिण आइए, ये कहाँ तक फैला था? आपका महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र क्षेत्र था। देखिए एक जगह था दैमाबाद। दैमाबाद, जो दैमाबाद है ये कहाँ था? महाराष्ट्र। उसके बाद जो दैमाबाद है ये किस नदी किनारे बसा था? तो एक परवरा नदी था। क्या? परवरा नदी। और जो ये नदी था परवरा नदी, ये किसका सहायक नदी था? तो आपका दामोदर नदी, सॉरी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसका सहायक नदी कौन था? परवरा नदी। लेकिन कभी यही आपका आएगा तो परवरा नदी ही आएगा, लेकिन याद रखना है। उसके बाद आते हैं पूरब में। पूरब कहां तक फैला था? तो आपका आलमगीरपुर, नाम सुने होंगे। आलमगीरपुर ये कहां पे है? मेरठ। और मेरठ कहां पे है? उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? उसके बाद ये जो आलमगीरपुर है ये कौन से नदी पे बसा था? कौन सा किनारे था? तो आपका हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये आपका पूर्वी क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पश्चिम में। पश्चिम में कहां तक था? तो आप नाम सुनेंगे बलूचिस्तान का। ये था सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। और ये किस नदी किनारे? पहले देख लेते हैं सुतकांगेडोर ये कहां पे है? तो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में पड़ता है, आप जानते हैं आज भी है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र एरिया पड़ता है। सुतकांगेडोर जगह था। उसके बाद ये सुतकांगेडोर किस नदी किनारे बसा था? तो आपका एक दास्क नदी, याद रखना है, दास्क नदी है, वहीं तक फैला था आपका पश्चिम एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का। और यही अगर देखा जाए टोटल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो एक त्रिभुजाकार बनता है। अगर पूछे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता था, उसका टोटल जो आकार था कैसा था? तो आपका एक त्रिभुजाकार आकार में था जो ये सभ्यता था।
उसके बाद बात करते हैं जो ये टोटल जो क्षेत्रफल था ये कितना था। तो अगर प्राचीन में कहा जाए, शुरुआत की बात करें, अगर शुरुआत की बात करें तो 1299,600 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? तो ये प्राचीन का जो क्षेत्रफल था इतना था। लेकिन वर्तमान का बात करें, अब बहुत सारा चेंज हो चुका है, बहुत सारे बस्तियां खोजा जा चुका है, बहुत सारे नगर खोजे जा चुके हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा ही। तो अब कितना हो गया है वर्तमान में? प्रारंभ में आपका 40 ही बस्तियां ढूंढा गया था, जिसके कारण बताया गया था 1299,600 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पहले बताया गया था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो लगभग अब कितना हो चुका है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? तो इतना क्षेत्रफल हो चुका है। तो आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाएंगे। आप टोटल याद कर लेना है कि दैमाबाद आपका, अगर बात करें उत्तर में तो मांडा, दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद, पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर, और पश्चिम में बात करें तो सूतकांगेडोर। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो दास नदी। उसके बाद आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे। उसके बाद मंडक कहाँ पे? चिनाब नदी। और दक्षिण में बात करें दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी किनारे बसा हुआ है, जो गोदावरी नदी के सहायक नदी है। तो ये सारा क्षेत्रफल हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे बारी बारी से कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया। उसके बाद हम देखेंगे कि किनके नेतृत्व में किया, तो उन सभी पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा क्लियर कर ले, उसके बाद हम बताते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर किसने खुदाई की और किसके नेतृत्व में खुदाई की गई। तो सबसे पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खुदाई किसने की, तो बात आता है 1921 ईस्वी का। 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे, जिन्होंने किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता है वो राय बहादुर दयाराम साहनी किनके नेतृत्व में? तो एक जॉन मार्शल व्यक्ति थे, क्या नाम था? जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। तो ये पता लग गया। अब हम देख लेते हैं कि जो ये सभ्यताएं मिले हैं, जो ये नगर मिले हैं, किनके द्वारा, बारी बारी से देखेंगे कि किनके किनके द्वारा खोज किया गया है, कब किया गया है, किस नदी पे हमें प्राप्त हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता। यहाँ देखिए जो नगर है हड़प्पा सभ्यता, ये खोज कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो हम बता चुके हैं आपको, राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद जो स्थान था ये कहाँ पे है? तो मोंटगोमरी जिला। क्या? मोंटगोमरी जिला ये कहाँ पे पड़ता था? तो आपका पंजाब क्षेत्र, जो उस टाइम पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता था। समझ में आ गया? तो कौन सा क्षेत्र था? मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान का क्षेत्र। और किस नदी पे था? तो आपका रावी नदी। क्या? रावी नदी किनारे बसा था। उसके बाद जो खोजकर्ता थे तो हम 5 बार बता चुके हैं, कौन थे? तो दयाराम साहनी। और पहला यही नगर था, जो ये सभ्यता था वो, उसमें पहला यही नगर था आपका हड़प्पा। इसी कारण से आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहीं देखेंगे, कहीं हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। तो यही रीजन था कि सबसे पहले आपका हड़प्पा सभ्यता को, पहले हड़प्पा नगर खोजा गया, जिसके कारण जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपना मत दिए कि नहीं, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए, जिसके कारण आपको 2-2 नाम मिलते हैं। तो ये रीजन पता हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 1922। कब? 1922 में किसका कौन सा नगर मिलता है? तो मोहनजोदड़ो। ये किसके द्वारा खोजा जाता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज होता है, खुदाई होता है। और ये जो क्षेत्र था, स्थान था, कौन था? तो लड़काना जिला, एक जगह है लड़काना जिला, जो सिंध प्रांत में पड़ता है।
और ये जो सिंध प्रांत है ये पता है कहाँ होगा, पाकिस्तान। समझ में आ गया। तो ये जो स्थान था सिंध प्रांत वो पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल। उसके बाद नदी का बात करें तो सिंध नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। आप मूवी भी देखे होंगे मोहनजोदड़ो, पूरा दिखाया गया, उसमें सिंधु नदी के बारे में बताया हुआ है। उसमें देख लीजिएगा, और वीडियो नहीं सॉरी अगर मूवी आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें सब पता लग जाएगा कि क्या क्या कैसे सभ्यता था, कैसे व्यक्ति थे, बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे उससे। तो ये आपके हो गए सिंधु नदी। समझ में आ गया। और खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। उसके बाद हम आते हैं चुहंदड़ो। चुहंदड़ो की खोज कब होता है, 1931 में, 1931 में। उसके बाद जो स्थान था ये कौन सा था, सिंध प्रांत, यही क्षेत्र था सिंध प्रांत, वहीं के आसपास में आपका चुहंदड़ो था, मोहनजोदड़ो के आसपास ही। और जो क्षेत्र था सिंध प्रांत तो आपको पता है कहाँ पे है, पाकिस्तान। सब एरिया लगभग पाकिस्तान का ही उस समय था। उसके बाद जो नदी है सिंध नदी के किनारे ही होगा, ये तय है। उसके बाद किसके द्वारा खोजा गया, तो एमजी मजुमदार, याद नाम रखना है। ये सारे नोट पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से सवाल पूछते हैं बार बार कि आपका चुहंदड़ो किस नदी किनारे बसा है, किन के द्वारा खोज किया गया है, कब खोजा गया है। उसके बाद फिर आपका कलिबंगा किन के द्वारा खोजा गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं और हर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, एक फेयर टाइप का बना लीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कलिबंगा का। कलिबंगा 1953 में खोज होता है, किनके द्वारा, तो बीबी लाल एवं बीके थापर, दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा कलिबंगा की खोज होता है। और जो कलिबंगा है ये किस स्थान पे है, तो आपका राजस्थान, राजस्थान जो आपका भारत में ही है, आप देखे होंगे। तो राजस्थान में आपका कलिबंगा खोज होता है, किनके द्वारा, बीबी लाल एवं बीके थापर। और किस नदी पे, तो घंघर नदी पे। किस नदी पे, तो घंघर नदी पे। तो ये पता हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए लोथल, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो नगर है बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है लोथल। ये कब खोज होता है, 1954 ईस्वी में। और ये किस नदी किनारे बसा था, तो आपका भोगवा नदी। इसको याद रखना है, जो लोथल है ये किस नदी किनारे बसा है, तो आपका भोगवा नदी पे। उसके बाद किसके द्वारा खोज होता है, तो एस.आर. राव, एस.आर. राव के द्वारा खोजा जाता है। जो ये स्थान कौन सा हो जाएगा इसका, गुजरात, गुजरात का क्षेत्र है जो लोथल खोजा गया था। पूछे कि लोथल किस शहर में, किस जगह पे था, कहाँ पे खोजा गया था, तो आपका गुजरात, गुजरात स्टेट नाम सुने हैं ना, जो भारत में मौजूद है। तो ये सारे बात हो गए, ये भी पता हो गया कि भोगवा नदी पे है। उसके बाद लास्ट आते हैं 1973 में क्या खोज होता है, बनावली, बनवाली खोज होता है। और ये कहाँ पे है, तो फिलहाल हरियाणा में है, हिसार जिला में। समझ में आया, हरियाणा में एक हिसार जिला है, वहीं पे आपका बनावली है। उसके बाद ये किस नदी पे है, तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हो गया। उसके बाद किनके द्वारा खोज होता है, तो एस.आर. विस्ट। समझ में आ गया, एस.आर. विस्ट के द्वारा खोजा जाता है आपका बनावली। तो ये सारे महत्वपूर्ण आपके जितने भी नगर हैं ये महत्वपूर्ण नगर है। बहुत सारे नगर मिले हैं बट अभी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है जब ग्रेजुएशन में आइएगा, जब आपका यूजी कीजिएगा, उसमें आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो गया टॉपिक, इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि इसका पतन कैसे होता है और जितने भी इससे संबंधित नोट पॉइंट है इस पर हम इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले थे वो अलग अलग नगर के माध्यम से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो आज अब हम उन बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये बार बार प्रश्न आता है, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, इस बात को याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। सबसे पहले विशाल अन्नागार आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानगार भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करें एक और पुजारी की मूर्ति जो योगी हुआ करते थे,
तो पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद ये तो बहुत प्रचलित है, कांसे की नृत्यक मूर्ति जिसको डांसिंग गर्ल कहते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। एक और है आपका मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किसको कहते थे? शिव जी को। तो ये जो मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ जी हैं, ये कहाँ से मिलता है साक्ष्य? आपका मोहनजोदड़ो से। तो ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो के जो भी अवशेष मिले हैं, तो महत्वपूर्ण अवशेष के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो हमें यहाँ से उतना नहीं मिला है, बट जो हमें क्या देखना है इम्पोर्टेंट केवल 837 एक कब्रिस्तान था, ये कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद हम बात करेंगे कलिबंगा। पहले जान लीजिए कि कलिबंगा का अर्थ क्या होता है। तो काले रंग की चूड़िया, देखिए कहाँ पे है, काले रंग की चूड़िया, ये आपका अर्थ होता है कलिबंगा का। उसके बाद कलिबंगा से क्या क्या मिला है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पूछे कि अग्निकुंड का साक्ष्य, हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कलिबंगा से। उसके बाद बात करते हैं हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य। हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कलिबंगा से। उसके बाद बात करते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे है? हम बताए हैं पहले ना, ये सारे हम बता दिए कि कलिबंगा कहाँ है, लोथल कहाँ है, चोहंद्रो कहाँ है। तो लोथल आपका गुजरात में है, गुजरात में याद रखना है। और ये किस नदी पे है? तो भोगवा नदी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो धान का प्राचीनतम साक्ष्य, धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। उसके बाद एक युगल समाधान, एक युगल सावधान कहाँ से मिला है? लोथल से, जिससे हमें क्या प्रमाण मिलता है? सती प्रथा का। समझ में आ गया ना? कौफल एक साथ समाधान मिला है हमें लोथल से। उसके बाद बात करते हैं चोहंद्रो। चोहंद्रो से क्या क्या मिला है हमें अवशेष? एक मिला है एक कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए, ये हमें साक्ष्य मिला है कहाँ से? चोहंद्रो से। एक और यहाँ से साक्ष्य मिला है जो इम्पोर्टेंट है, एक लकड़ी का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है कहाँ से? आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा डाउट है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हम बता देंगे, है ना? फिलहाल अभी समझिए। उसके बाद हम आ जाते हैं रंगपुर पे। रंगपुर, यहाँ से एक मिला है क्या? धान का भूसी का साक्ष्य मिला है हमें रंगपुर से। तो ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हुए। उसके बाद और भी कुछ साक्ष्य है जिसको हम बता देंगे या पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे जो छूटा है। उसके बाद और भी कुछ बिंदु है, जैसे कि जो सभ्यता था उसका अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था? तो आपका कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि। कृषि और दूसरा नंबर क्या आता है? पशुपालन और तीसरा भी आप ले सकते हैं, व्यापार ले सकते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का ताकत था। तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि जो जो लिपि था वो कैसा था। आप जानते हैं कि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल में हम बताए हैं कि इस समय का जो काल था उसका लिखित साक्ष्य है, बट पढ़ा नहीं गया है क्योंकि जो लिखावट था बहुत टफ था, बहुत कठिन था पढ़ना। आज भी देखने को मिलता है आपको, जो है ना, चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब बताइए, अब ऐसे ऐसे बता दिया गया तो इससे क्या आपको स्पष्ट होता है? कुछ नहीं। तो इसलिए पढ़ा नहीं गया है, तो इसको हम उस लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। लिख लेना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था वो भाव चित्रात्मक। ये क्या स्पष्ट आपको क्या स्पष्ट करता है? स्पष्ट ये करता है कि भाव, एक भाव कैसे कर सकते हैं? अपने चेहरे से, अपने फेस के माध्यम से हम बता सकते हैं किसी के, हाँ, कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो एक ऐसे भाव दर्शाते थे, बस एक फिगर के माध्यम से कि हाँ वो कैसा भाव है। इसलिए ज़्यादा फिगर ही आपको देखने को मिलते हैं उस सभ्यता में, जिसके कारण रख दिया गया भाव चित्रात्मक। और चित्राक्षर का बात करें तो हमें कितना लगभग प्राप्त हुआ है? तो 250 से 250 से 400 के आसपास चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं।
आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा, हम बोल देते हैं। अगर मानते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोल देते हैं, तो आप लोग नोट पॉइंट उसको कर लीजिएगा स्किप कर करके। इतना बात समझ में आ गया। तो आपका चित्राक्षर कितना मिला है? आसपास 250 से लेकर 400 के आसपास हमें इतना चित्राक्षर मिला है। उसके बाद बात करेंगे हम कि इस सभ्यता का कैसे विनाश हुआ, कैसे नाश हुआ। तो हम जान लेते हैं कि देखिए, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो अपना अपना मत दिए। किसी ने कहा कि जो ये सभ्यता था इसका पतन आर्यों के माध्यम से हुआ है, मतलब कि आर्य आते हैं इसके बाद, तो उन्होंने कोई आक्रमण करके या कुछ भी करके इसको समाप्त करने का श्रेय देते हैं। कुछ बताते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो सिंधु नदी किनारे बसा था, तो बाढ़ बहुत बार आता था, तो बाढ़ के माध्यम से कहीं समाप्त हो गया होगा, बाढ़ आ गया होगा। तो उसके बाद फिर बात करते हैं कि कुछ और वैज्ञानिक बोले कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि क्लाइमेट मानते हैं कि कहीं बरसात नहीं हुआ, कहीं बरसात हुआ, तो इसके माध्यम से बताया, अपने अपने माध्यम से बताया। जिनका जो सोच था उन्होंने अपना अपना मत दिया। तो हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन का कारण जो विद्वानों ने अपना अपना मत दिया, क्या किनका मत रहा, हम देख लेते हैं। हम महत्वपूर्ण बिंदु को ही देखेंगे जिसमें जो सौरमान माना गया है। तो इसमें कुछ जो है हम देख लेते हैं। इसमें पहला है बाढ़। बाढ़ में कौन कौन शामिल थे आपके? तो इसमें जॉन मार्शल शामिल थे कि बाढ़ हो सकता है कारण पतन का। उसके बाद दूसरा है लोथल का कौन थे आपका खोजकर्ता? तो एस.आर. राव। और तीसरा कौन है? मैके। इन तीनों ने इसमें शामिल थे। इन्होंने जो सभ्यता का पतन का कारण क्या बताया है? बाढ़। उसके बाद देखिए, बाह्य आक्रमण, जो आर्य आक्रमण कहते हैं, इसके बाद आर्यों का आक्रमण होता है, एंट्री होता है, तो ये भी कारण माना गया है। देखिए इसमें कौन शामिल है? तो आप एक मार्टियर, बलिहर एक विद्वान थे। दूसरा कौन थे? गार्डन चाइल्ड और मैके भी आ जाते हैं इसमें। तो ये तीनों ने बताया था कि जो पतन का कारण है वो आर्य हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए हम बता दिए। उसके बाद देखिए, एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण छूट रहा है हम लोग का। महत्वपूर्ण पॉइंट ये छूट रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका काल बहुत महत्वपूर्ण है। किसका काल जो है कितना आता है इसका? देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालखंड बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन जो सौरमान माना गया है वही हम पढ़ेंगे। तो सौरमान किनके द्वारा माना गया था? तो डी.पी. अग्रवाल एक विद्वान थे जिन्होंने क्या बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो है 2350 से 1750 BC। ये डी.पी. अग्रवाल के द्वारा माना गया था। समझ में आ गया? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया, लेकिन सौरमान यही माना गया है, इसको याद रखना है। बाकी अब देखिए, बीसी, आप लोगों का मन में ख्याल आता होगा बीसी क्या है, तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एडी और बीसी में क्या अंतर है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व, समझ आ गया। एडी मतलब ईस्वी, तो हम बता देंगे। बताना क्या है, यही है आपका कि एडी एक इतिहास को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए, एक काल को बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आपको एक मानक बनाया गया। किनको? ईसा मसीह को। ईसा मसीह का पहले का जो समय था उसको बीसी बोला गया, और उसके बाद का समय को क्या बोला गया? एडी, जिसको ईस्वी बोलते हैं। समझ आ गया? तो यही है और कुछ नहीं है। तो ये रहा आज का क्लास आपका सिंधु घाटी समाप्त। उसके बाद इससे जो भी नोट पॉइंट बन रहे हैं तो आप लोग बुक से बनाइए, बाकी हम जो भी होगा हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो भी इससे नोट पॉइंट बन रहे हैं आप लोग बनाते चलिए। थैंक यू, जय हिंद।